होंडा की कहानी सच कहूं तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। और ये सिर्फ एक कार कंपनी के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक सपने की कहानी है, जुनून की और कभी भी हार ना मानने की जिद की। जरा सोचिए, हर एक मिनट में होंडा कंपनी करीब करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये कि इतना बड़ा साम्राज्य शुरू कहां से हुआ था। यकीन मानिए, इस कंपनी के जो फाउंडर थे सोइचिरो होंडा, उनके पास बचपन में एक साइकिल तक नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक गरीब लोहार का बेटा जो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक खड़ी कैसे कर दी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से, एक ऐसा जुनून जो सोइचिरो के दिल में बचपन में ही जल उठा था। साल था 1906। सोइचिरो का जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ। पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन मशीनों से उन्हें गजब का लगाव था। वो अक्सर अपने दादाजी की चावल की मिल में चले जाते थे, बस उस पेट्रोल इंजन की आवाज सुनने, उसके धुएं और गंध को महसूस करने। लेकिन फिर एक दिन जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनकी दुनिया ही बदल गई। पता है क्यों? उन्होंने पहली बार एक कार देखी। वो उस कार के पीछे दीवानों की तरह भागे, जैसे कोई जादू देख लिया हो। और जब वो रुकी ना, तो उन्होंने जमीन पर टपकते पेट्रोल को सूंघा। वो आवाज, वो गंध, बस वही उनके लिए सब कुछ बन गया। और बस उसी पल उस छोटे से लड़के ने खुद से एक वादा कर लिया, एक ऐसा वादा जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया कि एक दिन वो अपनी खुद की कार बनाएगा। लेकिन सपने देखना एक बात है और उन्हें पूरा करना बिल्कुल दूसरी। उस सपने तक का रास्ता फूलों का नहीं, बल्कि कांटों का था। उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव असफलताओं और चुनौतियों की एक लंबी अग्नि परीक्षा से भरा हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो टोक्यो चले गए एक गैराज में काम करने। सोचा था कारें ठीक करेंगे, पर मिला क्या? सफाई का काम और मालिक के बच्चे को खिलाने की जिम्मेदारी। वो तो लगभग हार मान ही चुके थे। लेकिन तभी आया 1923 का वो भयानक भूकंप, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ज्यादातर मैकेनिक शहर छोड़कर चले गए और सोइचिरो को आखिरकार मौका मिल ही गया। और जानते हैं क्या हुआ? वो बहुत जल्द वहां के सबसे बेहतरीन मैकेनिक बन गए। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक रेसिंग एक्सीडेंट में वो मरते मरते बचे। फिर उन्होंने पिस्टन रिंग्स बनाने की कोशिश की, वो भी बुरी तरह फेल हो गई। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी में उनकी फैक्ट्री तबाह हो गई, और जो थोड़ा बहुत बचा था ना, उसे 1945 के भूकंप ने खत्म कर दिया। मतलब सब कुछ जीरो। देखिए, जब उनके बनाए पिस्टन रिंग्स बार बार फेल हो रहे थे ना, तो उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने अपनी गलती मानी। एक 30 साल की उम्र में, सोचिए, एक कामयाब गैराज का मालिक होने के बावजूद वो धातुओं के विज्ञान को समझने के लिए वापस स्कूल गए। ये दिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो युद्ध और भूकंप के बाद क्या बचा? कुछ भी नहीं। सालों की मेहनत, सारी जमा पूंजी, फैक्ट्री, सब कुछ राख हो चुका था। वो एक बार फिर से जीरो पर आ खड़े हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की बाद सुबह होती है। और इसी तबाही की राख से एक ऐसे आइडिया का जन्म हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा उस वक्त के जापान की कल्पना कीजिए। युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, पेट्रोल की भारी किल्लत है, जो मिलता है वो बहुत महंगा है। ऐसे में लोगों के पास आने जाने के लिए क्या था? सिर्फ एक चीज, साइकिल। और बस यहीं, इसी माहौल में सोइचिरो के दिमाग में वो सवाल आया जिसने होंडा कंपनी की नींव रखी। सवाल बहुत सीधा सा था, क्या इस मामूली सी साइकिल को किसी तरह और बेहतर बनाया जा सकता है? और उनका जवाब था ये, मोटराइज्ड साइकिल। उन्होंने किया क्या कि सेना के बचे हुए छोटे छोटे रेडियो जनरेटर इंजन उठाए और उन्हें साइकिल पर फिट कर दिया। ये एक सस्ता, असरदार और जबरदस्त जुगाड़ था जो रातों रात हिट हो गया। लेकिन मुश्किलें कहां पीछा छोड़ने वाली थी। सेना के इंजन खत्म हो गए तो क्या? उन्होंने अपना खुद का इंजन डिजाइन कर लिया। पेट्रोल महंगा था तो क्या? उन्होंने चीड़ के पेड़ की जड़ से ईंधन बना लिया। मतलब हर समस्या का उनके पास एक अनोखा समाधान था। इस छोटी सी कामयाबी के बाद 1949 में उन्होंने अपनी पहली असली मोटरसाइकिल बनाई। नाम रखा ड्रीम, यानी सपना। लेकिन यह सपना भी एक नाकामी साबित हुआ। यह बाइक बहुत भारी थी, महंगी थी और आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर थी। पर कभी कभी एक असफलता ही आपको सही रास्ते पे लाती है। इस एक और नाकामी ने सोइचिरो को उस रास्ते पर डाल दिया जो उन्हें और उनकी कंपनी को दुनिया की चोटी पर पहुंचाने वाला था।
और फिर आया साल 1958 और लॉन्च हुई सुपर कब। ये कोई आम बाइक नहीं थी, ये एक क्रांति थी। ये सस्ती थी, माइलेज जबरदस्त था और सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी बहुत आसानी से चला सकता था। सुपर कब ने आते ही पूरे जापानी बाजार पर जैसे कब्जा ही कर लिया। जापान तो जीत लिया, अब बारी थी अमेरिका की। लेकिन वहां एक बड़ी दिक्कत थी। उस जमाने में अमेरिका में मोटरसाइकिल मतलब अपराधी और गैंग्स। तो होंडा ने क्या किया, एक ऐसा विज्ञापन अभियान चलाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका नारा था, सबसे अच्छे लोग होंडा पर ही मिलते हैं। उन्होंने आम लोगों को, परिवारों को होंडा चलाते दिखाया और अमेरिका में मोटरसाइकिल की पूरी इमेज ही बदल डाली। फिर आया 1970 का दशक। दुनिया में तेल का संकट छा गया और अमेरिकी सरकार ने प्रदूषण को लेकर कड़े कानून बना दिए, जिसे क्लीन एयर एक्ट कहा गया। ज्यादातर कार कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन सोइचिरो होंडा के लिए ये एक मौका था। अब देखिए, जहां दूसरी कंपनियां सरकार पर केस करने के लिए वकील ढूंढ रही थीं, वहीं होंडा क्या कर रही थी, वो बेहतर इंजीनियरों को नौकरी पर रख रही थी। उन्होंने समस्या से लड़ने के बजाय उसका समाधान निकालना चुना। और जानते हैं उस समाधान का नाम क्या था? होंडा सिविक। ये कार अपने कमाल के सीवीसीसी इंजन के साथ आई। ये कम पेट्रोल पीती थी और प्रदूषण भी बहुत कम करती थी। मतलब बिल्कुल सही समय पर सही कार। इसने अमेरिकी बाजार में तहलका मचा दिया और सोइचिरो का बचपन का वो सपना आखिरकार पूरा हो गया। सोइचिरो होंडा की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि हर असफलता असल में एक मौका होती है। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि आपकी सबसे बड़ी नाकामी आपको कहां तक ले जा सकती है।